हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए वीकली बेसिस पे वीकली आंसर्स लाता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि पूरा मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं पूरे वीक के लिए और क्या व्यू रह सकता है। जिसमें हमने ये डिस्कस किया था पिछले वीक में मार्केट हमारा बेयरिश सेंटीमेंट के साथ रहेगा और हमें गैप अप गैप डाउन देखने को मिलेंगे और हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 19,800 का रेजिस्टेंस और 19,200 का सपोर्ट। और उसने परफेक्ट काम किया और मार्केट बेयरिश नोट पे था। तो यहाँ पे आप देखिए 2 दिन कंटिन्यू नीचे गया, देन उसके बाद आपका 2 दिन ऊपर। और वोलेटिलिटी भी हमने कहा था बेयरिश टू वोलेटाइल, तो ये परफेक्ट गया और हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्ट काम किया। बट अब हम देखेंगे अगले वीक में क्या किया जा सकता है। और अभी यहाँ पे इजराइल की वॉर की न्यूज़ भी है तो हम इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरा फॉर्मेट है, मैं सबसे पहले डेटा डिस्कस करता हूं, देन उसके बाद चार्ट एंड देन उसके बाद ग्लोबल क्यूज, ताकि आपको कुछ फाइनल आउटकम निकल के आ सके। और इसमें हम ये प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि अगले वीक के लिए हमारा क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस व्यू के साथ ट्रेड करना चाहिए और किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, ये आपको प्रॉपर पता चलता है। और आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी एनिमेस्ट सर्च करिए विदाउट स्पेस और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। देखिए मार्केट पिछले वीक में सिर्फ 4 दिन चला क्योंकि मंडे को छुट्टी थी गांधी जयंती की और 3, 4, 5, 6 ये 4 दिन आपका मार्केट चला। तो ये 3 तारीख का ओपनिंग है। उसके बाद यहाँ पे ये लो लगाया इसने और ये क्लियर कट था कि अगर यहाँ पे ये लो टूट जाएगा जो कि 19,500 का था तो हमें नीचे जाने को मिलेगा। तो वो नीचे भी गया एंड देन उसके बाद यहाँ से एक बाउंस सपोर्ट था, वो भी क्लियर था। 200 का सपोर्ट अच्छा खासा काम कर रहा था और वहां से मार्केट ने बाउंस बैक भी दिया। ओके, तो मार्केट अभी बाउंस बैक के साथ है बट ये गैप अप के साथ ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। वॉल्यूम का सपोर्ट होता तब अच्छी बात थी, बट वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं। इसका मतलब ये है कि आगे जाकर के कहीं ना कहीं मार्केट एक पॉज जरूर लेगा, फिर उसके बाद अगर फर्दर ऊपर जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज अगर वो नहीं ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। ये एक चार्ट के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये तो रही पिछले वीक की बात। और अगर हम पिछले वीक का रिजल्ट देखें तो पिछले वीक में जो मार्केट है वो हमारा थोड़ा पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। अगर मैं इसको कहूं तो वैसे भी क्लोजिंग पिछले वीक की क्लोजिंग थी 638 और इस वीक की क्लोजिंग 653। तो हम क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है, बट मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना करके पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। अब हम इसमें देखते हैं कि मार्केट नीचे बहुत ज्यादा क्यों नहीं गिरा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज पूरे अगेंस्ट में है इसके, फिर भी मार्केट क्यों नहीं गिरा। तो मार्केट नहीं गिरा और मार्केट या फिर 200 से सपोर्ट क्यों ले लिया, इसका कारण है क्रूड ऑयल। आप देखो क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया। अब क्रूड ऑयल की प्राइस क्रैश हुई तो इससे जो एक्सपेक्टेशन थी महंगाई वाली बढ़ेगी तो वो उसमें थोड़ी सी राहत मिली और इसकी वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल आपका नीचे आ गया। और क्रूड ऑयल क्यों नीचे आ गया, तो ओपीईसी जो है उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्णय लिया है और सप्लाई चालू हो गई। तो तुरंत वहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आ गई और प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से यहाँ पे मार्केट आपका क्रूड ऑयल नीचे गिर गया। अब क्रूड ऑयल नीचे जाता है तो वो मार्केट को सपोर्ट करता है 2 तरीके से। पहला, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर अगर मार्केट गिर रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। ये फंडा होता है। तो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, गिर रहा था लेकिन बहुत नहीं गिरा और थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो ये क्रूड ऑयल को हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि मार्केट को उसने थोड़ा सा बचाया, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी है। और पिछले वीक में हमारे पास हमारे आरबीआई साहब का मीटिंग था और उसमें गवर्नर साहब ने ये बताया कि जो आपका सिंपली रेपो रेट है वो 6.5% पे अनचेंज किया। तो अनचेंज का मतलब ये, अगर ये बढ़ाते तो दिक्कत थी, घटाते तो थोड़ा पॉजिटिव था, बट घटाए भी नहीं बढ़ाए भी नहीं, न्यूट्रल ही रखा जो कि पिछले में था। बट उन्होंने एक चीज बोली कि इन्फ्लेशन अभी भी इंक्रीज्ड है, तो मतलब इंक्रीजेज है और उसके बाद आगे चल के उन्होंने इन्फ्लेशन बढ़ने का भी टारगेट दिया है, मतलब एक तरीके से उम्मीद जताई है। उम्मीद क्या, इसको हम निराशा कह सकते हैं। तो वहां पे इन्फ्लेशन के बढ़ने का भी एक चांस है। तो इसकी वजह से उन्होंने रेपो रेट को कट नहीं किया और बढ़ाने की भी कोई सिग्नल नहीं है कि बढ़ा देंगे, अदरवाइज अगर बढ़ाने का सिग्नल दे दे तो मार्केट गिर जाता है। अब चूंकि सब चीजें जो थी वो न्यूट्रल हो गई तो मार्केट जो है टेक्निकल को फॉलो करने लगा और टेक्निकल था ये सपोर्ट और सपोर्ट के हिसाब से चल गया। देखो जब सब चीजें न्यूट्रल होती है तो मार्केट अपने टेक्निकल्स को फॉलो करता है। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए और इसको अच्छे से यूज करना चाहिए। तो ये था पिछले वीक का। अब आगे के वीक में हम क्या हो सकता है, क्या देख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले डेटा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे FISDS का डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे बाइंग हो रही है थोड़ा सा। पिछले वीक में यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट सेलिंग हो रही है, DIA परचेज कर रहे हैं और FIS जो है वो ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा खास
डेटा नहीं है कि वो बुलिश हो सकता है। अगर हम निफ्टी के फ्यूचर के डेटा को देखना चाहें तो फ्यूचर का जो हमारे पास डेटा है वो पहले तो प्राइस ऊपर जा रही थी, बिल्टअप हो रहा था, उसके बाद अभी भी ऊपर जा रही है प्राइस, तो देखिए फिर से बिल्टअप हो रहा है, तो दैट मीन्स प्राइस में थोड़ा सा बुलिशनेस है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, एक दिन यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी एक तरीके से बुलिशनेस का इशारा कर रहा है। लेकिन जैसा कि आगे चल के अच्छे खासे रेजिस्टेंस है और वो उसको ऊपर नहीं जाने देंगे, तो मार्केट फर्दर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा टेक्निकल के बेस पे, और ऐसा कोई बहुत खास डेटा भी नहीं बन गया है कि बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। फिलहाल यहाँ से जो डेटा बन रहा है वो बुलिश का इशारा कर रहा है, ये बात याद रखिए। अब ऊपर नहीं जाएगा, इसका कारण क्या है, तो देखो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, पहली चीज तो 70% चांस है कि ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा पॉज होगा या फिर गिर जाएगा या फिर पॉज होने के बाद फिर ऊपर जाएगा। तो अब इसमें वो तुरंत डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, वो पॉज लेगा, उसके बाद या तो गिरेगा या तो ऊपर जाएगा। तो पहले पॉज लेने दो, पॉज लेने के बाद फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर बुलिश है, और अगर गिरता है तो फिर बेरिश है, ये बात आप मान के चलो। और ये चीज हो सकता है अगले वीक में हो या फिर उसके आगे आने वाली वीक में होंगे। ओके, तो अब सिस्टम यहाँ पे क्या कहता है, सिस्टम ये कहता है कि मार्केट का जो अभी फ्यूचर का डेटा है वो थोड़ा बहुत बुलिश है। ओके, लेकिन टेक्निकल ये कहता है कि नहीं, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो अभी दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। ऑप्शन चेन को अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन में जो हमारे पास पीसीआर है 1.12 का, मतलब बुलिश पीसीआर है, इसमें बाय द डिप हमें रखना चाहिए, और जो सपोर्ट 19,500 का बहुत स्ट्रांग हो चुका है। पिछले वीक के लिए बताया था 19,500 टूट सकता है, लेकिन 19,200 नहीं टूटेगा, तो 500 टूटा भी लेकिन 200 नहीं टूटा, ये आप अच्छे से देख सकते हो। लेकिन इस वीक के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 19,500 का सपोर्ट अच्छा खासा है, जिसके टूटने की उम्मीद नहीं है। ओके, ये फंडा सिंपल समझो। तो 19,500 के हम सपोर्ट के साथ चलेंगे और हमारा जो रजिस्टेंस होगा 20,000 का होगा, तो 19,500 से 20,000 के रेंज में मार्केट हमारा अगले वीक में क्लोजिंग दे सकता है। अब ये तो अभी के हिसाब से है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो ट्रेड इस तरह से कर सकते हैं कि अगर 19,500 के पास गया तो हमें पुट के ओआई पे ध्यान देना है। अगर पुट का ओआई कम हो जाए तो समझो 19,500 के नीचे भी चली जाएगी, और उस केस में कॉल का ओआई बढ़ जाए तो समझो पक्का नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर नीचे गई 19,500 का पुट का ओआई और बढ़ गया तो ये समझो वो नीचे नहीं जाएगी, रिवर्सल ले लेगी, फिर से ऊपर चली जाएगी। ओके, ठीक वैसे 20,000 के ऊपर जाएगी तो 20,000 के ऊपर चली जाएगी या नहीं चली जाएगी, उसके लिए अगर 20,000 के पास जाती है तो आपके कॉल के ओआई को देखना है। अगर कॉल का ओआई बढ़ जाता है तो इसका मतलब ऊपर नहीं जाएगी, वो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाएगी। और अगर ऊपर जाते हुए यहाँ पे 20,000 का कॉल का ओआई घटता है, कम होता है, 19,800 और 20,000 के पुट का ओआई बढ़ता है, 19,900 का भी पुट का ओआई बढ़ता है, मतलब 800, 900, 20,000। अगर ये पुट का ओआई बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कॉल से ज्यादा हो जाता है, तो ये समझो कि 20,000 भी टूट जाएगा। तो ये मेरे वीडियोस में आप सबको पता ही है कि मैं एक व्यू भी देता हूं, और अगर वो व्यू गलत होने लगे तो उसको समझने का तरीका भी बताता हूं, ताकि आप समझ करके अपनी पोजीशन को चेंज कर सको, बड़े लॉस से बच सको और थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकल सको। तो फिलहाल जो दिखाई दे रहा है 19,500 का सपोर्ट है, 20,000 का रेजिस्टेंस है। नीचे जाने पे हमें पुट के वाई पे ध्यान देना है, कॉल के वाई पे ध्यान देना है, और ऊपर गया तो कॉल के वाई और पुट के वाई पे ध्यान देना है। अब आगे हम चलते हैं ग्लोबल क्यूज। तो ग्लोबल क्यूज में देखते हैं सबसे पहले, अगर मैं यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स जो है ये भी थोड़ा सा गिरा। अब देखो कंटिन्यू 3 दिन गिरा, और ये हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि ये गिरेगा तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा ऊपर जाने के लिए, और अगर ऊपर नहीं भी जाएगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। तो ये गिरा, मार्केट भी ऊपर चला गया। उसके बाद यूएस के 10 ईयर बॉन्ड की बात करें तो 10 ईयर का बॉन्ड फ्लैट है, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर हम गोल्ड प्राइस की बात करें तो गोल्ड प्राइस जो है अल्टीमेटली आपकी नीचे ही जा रही है। ओके, बट यहाँ पे जिनको फिजिकल गोल्ड परचेज करना है वो चाहे तो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। अब फिजिकल गोल्ड वाले, अगर ऐसा होता है कि बहुत से क्लाइंट यहाँ पे मेरा वीडियोस देख करके फिर वेट करते हैं। ओके, वैसे ही मेरी श्रीमती जी ने तो यहीं पे गोल्ड परचेज कर लिया था, और जब मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा देखो गोल्ड मैंने बताया था नीचे जाएगा, और वो काफी नीचे गया भी, बट वो इसी जगह पे जब था उस टाइम पे उन्होंने कुछ ज्वेलरी ले ली थी। तो फिर मैंने कहा कि भाई जब आपके हस्बैंड साहब ट्रेडर हैं तो आप क्यों सुनते नहीं हो, बट खैर आप सबको पता है औरतों का सुनते नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे नीचे गया। अच्छा, दूसरी चीज जब मैंने यहाँ पे उनको बताया कि भाई आप यहाँ पे अब देखो नीचे चला गया, तो ऊपर से दूसरा प्रेशर आ गया, तो अब सस्ता हुआ है तो अब और खरीद लो। तो वही चीज है कि आप औरतों से जीत नहीं सकते बट खैर इट्स अ जोक अपार्ट, जोक्स अपार्ट। देखो जिनको फिजिकल गोल्ड परचेज करना है वो कर सकते हैं। सिल्वर में थोड़ी बहुत मुझे तेजी लग सकती है, सिल्वर में मुझे लगता है थोड़ी बहुत तेजी आएगी, तो बहुत ज्यादा नहीं, बट क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया में है, तो सिल्वर में थोड़ी बहुत तेजी मुझे लगती है 7,300 तक, बहुत ज्यादा नहीं, बट
थोड़ा इसका डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो ऊपर जाने के बाद फिर से हो सकता है नीचे जाएगी और फिर से एक बार अगर कंफर्म करके ऊपर जाएगी तभी इसका ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो ट्रेंड अभी भी बेयरिश ही है, लेकिन इसमें थोड़ा पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद नीचे आएगा, तो ये थोड़ा याद रखिए। बट यहाँ पे आप इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग कर लोगे, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए, बिकॉज यहाँ पे चार्ट जो है वो बेयरिश दिख रहा है। ओके, तो थोड़ी बहुत मुझे शॉर्ट टर्म के लिए जो सिल्वर है उसमें बुलिशनेस दिखाई दे रही है, और जो गोल्ड है, गोल्ड में भी थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए पॉज दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर गोल्ड परचेज करना है तो आप फिजिकली परचेज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके घर में अगर ज्वेलरीज वेलरीज लेनी होनी होती है तो आप कर सकते हो। क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का सिस्टम हमारे पास क्या है, क्रूड ऑयल बुलिश था बट ये न्यूज की वजह से नीचे आ गया, लेकिन ये इसका टेक्निकल नहीं बदला है, तो यहाँ पे आकर के ये सपोर्ट लेगा एंड देन उसके बाद ये फिर से रिवर्स करेगा, तो ऊपर जाने की संभावना है। अदरवाइज अगर ये ऊपर नहीं गया और फिर से रिवर्स हो गया तो वो बनाएगा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, और इसको बनाने में टाइम लगेगा। तो देखो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे आने के बाद अगर ऊपर चला गया तो फिर से कंफर्म है बुलिश, लेकिन अगर नीचे चला गया, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना दिया, तो वो फिर से नीचे जाएगा और फिर उसका टारगेट नीचे की तरफ हो जाएगा। फिलहाल मुझे क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही है, जैसा कि आप सबको पता है कि थोड़ा प्रेशर है अमेरिका का क्रूड ऑयल को लेकर के, बट इसका जो ओवरऑल मेन ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश होगा तो होगा, नहीं तो ये मेन ट्रेंड जो है इसका अभी चेंज हो चुका है, तो ये बुलिश ही रहेगा। मेन ट्रेंड मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका बुलिश हो चुका है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत बेरिश होगा तो ठीक, अदरवाइज आप इस पे ध्यान मत दीजिए। अब इसका हमारे मार्केट के लिए क्या असर हो सकता है, ये न्यूट्रल है, ये पूरे साल तक कुछ नहीं करने वाला और ये मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। और अगर ये ऊपर गया तो इससे थोड़ा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, इंपोर्ट बिल बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ेगी तो थोड़ा मार्केट के लिए वो नेगेटिव चिंता रहेगी। नेगेटिव इसलिए रहेगी क्योंकि तब तक आरबीआई रेपो रेट को कम नहीं करेगी, और जब तक आरबीआई रेपो रेट को कम नहीं करती तब तक मार्केट फिर से बुलिश नहीं होगा। ओके, तो ये फाइनल आउटकम इससे निकालते हैं। फाइनल आउटकम क्या है, फाइनल आउटकम ये है कि इसको हमें अभी ध्यान नहीं देना है। डॉलर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड जो ये भी है ये कंटिन्यू बुलिश हो चुका है और इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट अपना दे दिया है, तो बेसिकली अब पैसा यहीं पे जा रहा है, तो ये ऑलरेडी बुलिश हो चुका है। अगर ये ऊपर से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आकर के ये डबल टॉप का पैटर्न बना करके नीचे गया, तो ये फिर फर्दर इसमें डाउन ट्रेंड शुरू होगा और फिर हमारे मार्केट में नई रैली शुरू होगी। टिल देन हमारा मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं और बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ये बात आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। सेम डॉलर इंडेक्स में अमेरिका खूब प्रयास कर रहा है अपने डॉलर को मजबूत रखने के लिए और वो हर संभव प्रयास कर रहा है। अभी बीच में जो इसके ऊपर ये इजराइल का जो वॉर है उसका भी लफड़ा चल रहा है, मतलब इजराइल के वॉर को इजराइल के ऊपर जो हमले हुए उसमें अमेरिका का हाथ है। अभी जस्ट मैंने न्यूज देखी, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट को, बट एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जरूर पैदा होगा कि भाई क्या हो सकता है ये चीज। तो अब इसका इजराइल का कहना यह है कि ईरान को मदद करी है अमेरिका ने। ओके, ईरान को इजराइल मतलब इजराइल का ये आरोप है। अब इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने न्यूज पढ़ी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें कोई भी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है उसकी मैं क्रेडिबिलिटी मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी मैं नहीं ले सकता, ये जस्ट मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ। तो कोई अगर इसको चाहे तो वो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, मैं सिर्फ आपको न्यूज बता रहा हूँ। तो जस्ट सिंपल, वो भी सोशल मीडिया पे मैंने कहीं भी देखी है, ट्विटर पे, तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी अलग है। बट ऐसा है, इजराइल का कहना है कि अमेरिका ने ईरान को मदद करी और ईरान में मदद मिली इसकी, और ईरान ने जो हमास है उसको सपोर्ट किया और वो जो है कि डाल रहा है। सीधी सी बात है, 5,000 मिसाइल अगर दागोगे आप लोग तो 5,000 मिसाइल खरीदने का पैसा आपके पास कहाँ आया? कॉमन सी चीज है, कोई भी आतंकवादी संगठन है उसके ऊपर मतलब उसके पास अगर 5,000 मिसाइल खरीदने का पैसा आ रहा है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? बेसिक फंडा है। ओके, खैर इन सब पे हमें डिस्कस नहीं करना है, बट ये मार्केट को थोड़ा इफेक्ट कर सकता है। दिस इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग, अदरवाइज मैं डिस्कस भी नहीं करता ये सब चीजें, आप एकदम अच्छे से याद रखो। तो यहाँ पे सिंपल फंडा क्या है कि अब ये जो टेंशन पैदा हुआ है तो इससे डॉलर को इंपैक्ट आएगा। अब ये बोलो सर जी इसका इशू क्या आएगा, तो इसका जो असर पड़ेगा वो डॉलर के ऊपर पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि चूंकि इजराइल एक पावरफुल कंट्री है और इजराइल का काफी देशों के साथ संबंध है, तो ऐसा हो सकता है आगे चल के कोई एक्शन ले जिससे डॉलर में थोड़ी कमजोरी हमें देखने को मिले, और अगर डॉलर में कमजोरी देखने को मिल गई तो मार्केट हमारा फिर से बुलिश होने को तैयार होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली फंडा यही है कि अमेरिका खूब प्रयास कर रहा है डॉलर को मजबूत रखने के लिए, और वो मजबूत रख भी पाएगा बिकॉज वो सबसे सुपर इकोनॉमी है, तो वो रख भी लेंगे। तो इससे ये जो हमारा डॉलर इंडेक्स है ये बुलिश ही रहेगा, और ये बुलिश रहेगा तब तक हमारा मार्केट ऊपर नहीं आने वाला और बहुत ज्यादा गिरने वाला भी नहीं है। तो अब फाइनल आउटकम क्या है? फाइनल आउटकम यह है कि इससे भी हम
कोई अंदाजा नहीं लगाने वाले टिल एक आध महीने, जब तक एक आध महीने तक इसमें अभी खास कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे का टाइम पास करेगा, मार्केट भी हमारा टाइम पास करेगा। कोई बहुत बड़ी रैली, डाउनफॉल या फिर नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ नहीं आने वाली इन सब में, और इन सब की वजह से हमारे मार्केट में भी नहीं आने वाली है। तो बिंदास, डरो मत, जो भी मूव है मूव को कैप्चर करो। खेलो इंडिया खेलो, बाय द वे खेलो इंडिया खेलो का बहुत अच्छा सक्सेस मिला, और खेलो इंडिया खेलो ये और कुछ है जिससे 100 मेडल आ रहे हैं हमारे पास भारत में, तो ये हमारे गर्व की बात है। ओके, तो ये फंडा था हमारे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का। जियोपॉलिटिक्स में कुछ खास ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी शंका होगी कि सर जी इजराइल के वॉर की वजह से मार्केट क्रैश होगा। तो देखो, मार्केट का इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ना ही फिलिस्तीन कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी है और ना ही इजराइल कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी है कि जिसकी वजह से असर पड़ेगा। बेसिकली किसी कंट्री पे अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखा जाता है कि उसका एक्सपोर्ट क्या है। तो अगर किसी जैसे यूक्रेन पे हमला हुआ तो यूक्रेन का एक्सपोर्ट अच्छा खासा है, वो ग्रेन को एक्सपोर्ट करता है, ग्रेन्स मतलब अनाज को, तो अनाज को एक्सपोर्ट करता है, इसकी वजह से मार्केट में असर पैदा हुआ। और दूसरी चीज, उसमें रसिया भी इन्वॉल्व था, तो इसकी वजह से मार्केट में जो है कि पैनिक आया था जब भी आया था। बट यूक्रेन के बाद ये जो इजराइल वाला वॉर है, इजराइल वाले इशू में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिलिस्तीन कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी है नहीं, उसको कोई देश बांधता भी नहीं है, और इजराइल जो है वो थोड़ी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बट उसकी वजह से कोई पूरी दुनिया को असर नहीं पड़ने वाला, ये चीज याद रखो। तो मार्केट पे इसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है सेंटिमेंटल थोड़ा बहुत मार्केट 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, वो अलग बात है, बट मार्केट कोई बहुत बड़ा पैनिक में नहीं आने वाला। जो भी मार्केट है वो टेक्निकली है, ये बहुत ज्यादा बुलिश मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे थोड़ी पोजिशंस हल्की बनाओ, और मुझे लगता है कि अगर फिर से ये साइडवेज होकर के टाइम पास करके फिर से ब्रेकआउट देगा, देन ओके, टिल देन मैं इसमें फर्दर बुलिश नहीं हो सकता। और अगर कोई फर्दर बुलिश नहीं हो सकता ये तो चीज है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर भी नहीं है, तो मैं इसमें फर्दर बेरिश भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे फाइनल आउटकम मैं दे रहा हूँ कि हमारा क्या हो सकता है सिंपली। तो देखो, अगले वीक के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 20,000 का जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम रेजिस्टेंस मानेंगे, लेकिन ये बहुत ऊपर है। तो 20,000 कहाँ पे है, ये रहा। ओके, तो 20,000 नहीं, मैं जो चल रहा हूं वो चल रहा हूं लेकर के ये, जो कि है 19,870, 870, 100, मतलब ठीक ठाक है ये जो रेंज है। आप इसको रेंज, अब यहाँ पे मैं थोड़ा रेंज देना चाहूंगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, ये फाइनल रेंज रहेगी और ये ऊपर की तरफ है। तो ये एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए। ओके, 800 वाला थोड़ा शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो हमारा है, तो वो सपोर्ट हमारा हो जाएगा ये वाला। तो आने वाले हफ्ते के लिए हमारा जो सपोर्ट है वो है 19,430 का, और जो रेजिस्टेंस है वो ये रेंज का रेजिस्टेंस है। जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक फर्दर बुलिश नहीं हो सकते, और ये होने के बाद भी मैं बुलिश नहीं होगा, उसको पुल बैक के लिए नीचे आने पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा तभी मैं बुलिश हो सकता हूं, अदरवाइज मैं बुलिश नहीं हूं। तो अभी का जो मेरा व्यू है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, मार्केट मेरे लिए प्रॉपरली वोलेटाइल है। मैं बहुत ज्यादा बुलिश बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हो सकता अगले वीक के लिए, ये मेरे अपना मानना है। आपकी एनालिसिस कुछ और हो सकती है, आप इसको मानो। मैं जो बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी पे फॉलो करो और इसी के हिसाब से ट्रेड लो, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ग्लोबल क्यूज, डेटा, इन सब में कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है कि वो सपोर्ट करे मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर जाने के लिए या फिर बहुत ज्यादा नीचे जाने के लिए, ऐसा कोई खराब भी नहीं है। तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। अब रही बात हम ट्रेड कहाँ पे करें, तो देखो सेक्टर में ट्रेड करने के लिए जो बेस्ट सेक्टर अभी है वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में आप ट्रेड करो, और आप लोगों को मानना पड़ेगा, आईटी सेक्टर में मैं तब से बोल रहा हूं जब सब लोग पूरे बेयरिश ही थे, एक्सेंचर के रिजल्ट देख करके बेयरिश हो गए थे, और मैं वहां से बता रहा हूं आपको कि आप आईटी सेक्टर में बुलिश हो जाओ, जो कि है मार्च और अप्रैल का टाइम। निफ्टी आईटी, सीएनएक्स आईटी में दिखा देता हूँ, सीएनएक्स आईटी ये। तो आप मेरे वीकली एनालिसिस को अगर आप फॉलो करते हो तो पूरे मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हो, ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये टाइम था लगभग अप्रैल, यस वही टाइम था जब यहाँ पे था। तो इस जगह पे मैंने आपको बताया था अप्रैल वाले टाइम, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे, मैं देखूंगा किस वाले वीडियो में, किस डेट के वाले, मतलब किस वीक वाले वीडियो मैंने बताया था, तो उसका मैं आपको थोड़ा क्लिप बना करके भेज दूंगा। आप यहाँ पे मैंने आपको बुलिशनेस बताया था कि आप बाई करो, इन्वेस्ट करो। ये रैली आपको देखने को मिली, कुछ लोग देखेंगे ये ब्रेकआउट हुआ है तब बुलिश होंगे, ये ब्रेकआउट हुआ है तब बुलिश है, बट एक्चुअली पॉइंट होता है कि आप यहाँ पे कैप्चर करो जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम है, आपके पास रिवार्ड बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें मिलती हैं मेरे हर वीकली एनालिसिस में।
आप अगर इसको अच्छे से देखते हो, अच्छे से नोट करते हो, तो ही आप समझ पाओगे। ओके, आप ये अच्छे से याद रखो। अब तो आईटी में अभी भी रैली है, हमें आईटी में फोकस करना है। और देखो आईटी पूरा ऊपर आ गया, मतलब एक बेस बनाकर के अच्छा खासा आईटी ऊपर आ गया है। ये अभी थोड़ा और नीचे जाएगा, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ ये आखिर होने वाले 2-3 महीनों में हो सकता है, या फिर एक आध क्वार्टर में होगा, तो ये नीचे जाएगा। ये 19,500 के पास करीब जाएगा। 19,500 के पास अगर गया, फिर इसके बाद जब इसमें रैली आएगी तो अगेन आप पैसा डाल सकते हो, वो बहुत बढ़िया वाली रैली आपको देखने को मिलेगी, ये बात मान के चलो। तो ये अभी मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आगे तक चल के आप प्रिपेयर रहो। तो ये जैसे ही आपको आईटी सेक्टर 19,500 सॉरी 29,000 ये मतलब 30,000 के समझ लो, 30,000 के नीचे मिले तो आप फिर से बाई कर सकते हो, तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। और वो 1-8 साल तक चलेगा, वो जो ट्रेड चलेगा वो करीब 3-4 क्वार्टर तक चलेगा। तो ये रही बात आईटी सेक्टर की। अभी भी आईटी सेक्टर में आप फोकस कर सकते हो। दूसरा जो सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो सीएनएक्स कंज्यूमर नहीं है यहाँ पे, तो मुझे सेक्टर के चार्ट्स आपको दिखाने होंगे। देखिए इंडाइसिस कंज्यूमर वाला तो नहीं होगा, कंज्यूमर के स्टॉक, तो यहाँ पे आप सेक्टर्स में आ जाइए। कंज्यूमर कहाँ पे है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये रहे। अब इसके जो स्टॉक है यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सब स्टॉक्स में आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। इनमें आप चेक करो कहाँ पे कोई अच्छी रैली है, कौन सा स्टॉक जो है कि गेनर में है। अगर मैं आपको स्टॉक के नाम भी देना चाहूँ, बट देखो स्टॉक के नाम मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। और डिस्क्लेमर भी ये है कि आप इसके बेस पे ट्रेड मत करना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और इसके लिए मैं स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। तो जो ये सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल और आईटी सेक्टर, ये बुलिश है, हमें यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज खोजनी चाहिए, और इनमें जो स्टॉक बुलिश हैं आप उनमें फोकस करो, वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देने का चांस रखते हैं। ओके, सो ये आप यहाँ पे अच्छे अपने अपने स्टॉक खोज सकते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उस पर ट्रेड करिए, ये बेटर है। अब रही बात कि इसके अलावा किस सेक्टर पे फोकस करो, तो देखो फिलहाल हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ है, तो आप अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करो, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करो। और अगर आपको ये सब निकालना नहीं आता, समझना नहीं आता, डेटा नहीं देखना आता, डिलीवरी डेटा, वॉल्यूम, ये सब ट्रेंड, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं, और हर महीने की 20 तारीख से चालू होती हैं। फिलहाल अक्टूबर बैच 20 तारीख से चालू होगी, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं होम पेज पे, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी डाल रखा है। तो ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी कि क्या क्या आपको सीखने को मिलने वाला है। और आपको अगर ये सही लगे तो आप ये ज्वाइन करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो वीडियो देखने के बाद क्लासेस के बारे में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 20 अक्टूबर क्लासेस चालू होने वाली हैं, आज 8 अक्टूबर है, बस 12 दिन का है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो अभी से करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, आप सिंपली गूगल पे या फोन पे इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, 5000 की फीस है, और आप अपना नाम, सिटी, ईमेल आईडी भेज देंगे तो आपको तुरंत ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आपको मेरी टीम की तरफ से प्रॉपर कॉल करके समझा दिया जाएगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो आप अगर सीखना चाहते हो मुझसे यही सब चीजें, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो, मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आईटी सेक्टर के लिए मैंने किया था, और मार्केट में कैसे अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हो, अच्छी एंट्री कर सकते हो, तो आप जरूर क्लासेस ज्वाइन करिए। 5,000 रुपए की फीस है, बहुत ही नॉमिनल है, काफी कुछ लर्निंग मिलती है। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एनालिसिस में निफ्टी का मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, हर वीक में आपको करता हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन हो एनालिसिस के बारे में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।